सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग दिल्ली से चल के पहुंचे हुए हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, जहां पे हम लोग कॉलेज ऑफ फिशरीज के स्टॉल पे हैं और हमसे बातचीत करने के लिए कॉलेज ऑफ फिशरीज की डीन मैम हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये यहाँ पे क्या प्रदर्शनी लगी हुई है, किस विषय पे है और ख़ासकर से जो फार्मर्स यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ पे जो बहुत सारे फिशरीज के दाना दिया जाता है वो किस तरह से फार्मर ईजी टू वे अपने घर में भी तैयार करके मछली पालन कर सकता है और उनको दे सकता है। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर मीरा डी आंसल यहाँ गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में एज डीन काम कर रही हूँ और आज गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे जो है पशुपालन मेला लगाया गया है, जो साल में 2 बार लगाया जाता है। तो इस मेले में जो है कॉलेज ऑफ फिशरीज की तरफ से हमने एक एग्जीबिशन जो है वो अरेंज की है। इसमें हमने जितनी भी फिश फार्मिंग से रिलेटेड टेक्निक्स हैं उनकी हमने पूरी तरह से एग्जीबिशन कह लो कि डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स लगाए हैं, ताकि जो फार्मर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको उसके बारे में जो है टेक्निकल जानकारी दी जा सके। इसमें हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये है कि फार्मर को बताना कि इस रीजन में वो कितने तरह की मछली पाल सकते हैं। उसमें 2 तरह की मछलियाँ होती हैं, जैसे खाने वाली मछली है या ऑर्नामेंटल मछली है, सजावटी मछलियाँ होती हैं। तो जो खाने वाली मछलियाँ हैं उसमें कितनी तरह की किस्में हैं, उसको हम कैसे पाल सकते हैं, उसका सीड कहाँ से लेके आना है, उसको हमने कौन सी फीड देनी है, उसकी हमने हेल्थ की मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर उसको हार्वेस्ट करके उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उससे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी जो तकनीकी जानकारी है। इसके साथ साथ जो हमारा मछली पालन के क्षेत्र में कितने तरह के सिस्टम है उसके बारे में है। जैसे आपने देखा होगा कि हम पॉन्ड एक्वाकल्चर करते हैं, मतलब कि पॉन्ड में मछली पालते हैं। फिर हम इंडोर मछलियां भी पालते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, RAS बोलते हैं जिसको, बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर। हाँ जी, तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम बाहर तालाब में ना करके इंडोर टैंक्स में करते हैं, तो वो उसमें हम ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा मछली जो है पैदा कर सकते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्वाकल्चर सिस्टम भी हैं जिसकी हमने प्रदर्शनी लगा रखी है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर हैं, मध्यम वर्ग के फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, जैसे है ना। तो हर फार्मर के अपने रिसोर्सेज होते हैं, है ना। कुछ लोग कम धन लगा सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो हर कैटेगरी के फार्मर के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं, ताकि वो अच्छी जानकारी लेके ये काम स्टार्ट कर सकें और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। मैम, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फिशरीज के जो काफ़ी सारे हम कहें कि जो गांव घर में चीज़ें होती हैं उनसे किस तरह से फिश के लिए फूड बना के और फिश के लिए दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट पड़ती है फिश फार्मिंग में वो बेसिकली फूड की ही पड़ती है जो उन्हें दिया जाता है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या है और कैसे इसको। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मर ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे जो मछली को फीड देता है उसका हमने इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं। जैसे उसमें वो राइस ब्रान यूज़ करता है, या जो भी उसके क्षेत्र में कोई ऑयल केक मिलता है। जैसे हमारे क्षेत्र में हमारे पास मस्टर्ड मील होता है, तो हम मस्टर्ड मील यूज़ करते हैं। उसमें वो मिनरल मिक्सचर यूज़ करेगा, नमक यूज़ करेगा, और अगर और बढ़िया फीड बनानी है तो उसमें फिश मील भी ऐड कर सकता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 तरह के फार्मूले हम कहते हैं, वो खुद अपने मिक्स करके बना सकते हैं। और अगर उन्होंने ये मिक्स करके फीड तैयार कर लिया है तो हम उसको पानी में थोड़ा जैसे आटा गूंदते हैं, गूंद के उसके गोले बना लेते हैं, तो इसको हम मछली को देते हैं। ये सबसे साधारण तरीका है मछली को फीड देने का। इसमें मैम कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं और इसमें किस अनुपात में उन्हें मिलाते हाँ, हैं? आप देखेंगे इसमें हमारे पास ये राइस ब्रान है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 44%। अगर हमने 100 किलो खुराक बनानी है तो उसमें हमने 44 किलो जो है वो राइस ब्रान डाला है, और इसमें 44 किलो ही हमने सरों की खल डाली है, और इसमें हमने 10% जो है 10 किलो मतलब फिश मील डाला है, और इसमें 1.5 किलो के करीब मिनरल मिक्सचर डाला है और आधा किलो के करीब नमक डाला है। अगर आप फिश मील नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि हम खर्चा नहीं ज़्यादा करना चाहते, तो हम ये जो है सरों की खल और राइस ब्रान जो है वो 49 kg डाल के उसको बना सकते हैं। मैम, जैसे इसमें मिनरल मिक्सचर है तो हाँ। उसमें क्या क्या यूज करते हैं, या फिर वो मार्केट से कहीं पे मिल नहीं, जाता ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी तैयार किया गया मिनरल, सारे मिनरल्स जो मछली की विकास के लिए जरूरी होते हैं, सो वो मछली के ही हिसाब से उसको तैयार किया गया है। हाँ, बाजार में जो मिनरल मिक्सचर मिलता है उसमें सारे मिनरल्स वो होते हैं जो सारे दूसरे पशुओं को भी चाहिए होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरे पशुओं को चाहिए वो मछली को भी चाहिए। तो ये हमने मछली के लिए जो तैयार किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो भी हम फार्मर्स को दे रहे हैं। और ये देखेंगे आप, ये तो पाउडर खुराक हो गई, इसको हमने आटे की तरह गूंद के दे दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ जैसे सेवइयाँ होती हैं ना, वैसे डिफरेंट तरह की सेवइयाँ बना रखी हैं। तो इसमें ये जो सेवइयाँ होती हैं, या इनको पैलेट फीड बोलते हैं,
ये पैलेट फीड है, 2 तरह की होती है। इसको जब आप पानी में डालोगे, या तो ये पानी में तैरती रहेंगी या डूब जाएंगी। तो जो पानी पे तैरती रहती हैं तो वो मछलियाँ ले लेती हैं जो ऊपर ऊपर रहती हैं। हाँ, तो कुछ मछलियाँ होती हैं जो निचली सतह पे रहती हैं, तो वो डूबने वाली जो पैलेट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो वहाँ से ले लेती हैं। अब आप पूछोगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि अगर हम ऐसे डालते हैं या ऐसे। ये जो फीड होती है ये काफ़ी देर तक खाने योग्य स्थिति में रहती है तालाब में, तो मछली को टाइम ज़्यादा मिलता है इसको खाने, खराब कम होती है, पानी की क्वालिटी सही रहती है। ये आप पानी में डालोगे एकदम घुल जाएगी। तो ये अगर आप पैलेट बना के दोगे तो फिर उससे क्या होता है, ये पानी में ज़्यादा देर तक स्थिर रहती है और मछली उसको खाती है, पानी की क्वालिटी खराब नहीं होती। तो मैम अगर बात करें कि जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आती है या रिसर्कुलेटिंग सिस्टम में जो मछली पालन होता है, उसके लिए ये बहुत हाँ, उसके लिए पैलेट फीड हम यूज़ करते हैं। ये पड़ी है, देखिए ये पैलेट फीड पड़ी है, ये सारी फ्लोटिंग है। और ये देखेंगे आप, ये सबसे छोटा दाना है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये जैसे जैसे मछली बढ़ेगी उसका दाने का साइज बढ़ता रहेगा। मैम ये जो दाने का हम लोग साइज देते हैं, क्या जो मछलियों का ड्यूरेशन होता है कि एक मछली का मतलब कि मुंह के साइज के हिसाब से है। जब वो छोटी रहेगी तो उसको सबसे छोटा दाना दिया जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो दाने का साइज हम बड़ा कर देंगे। तो जैसे वो बड़ी हो जाती है, 500-600 ग्राम की हो जाती है, फिर हम उससे बड़ा दाना देते हैं। ये दाने का साइज इसलिए हम डिफरेंट रखते हैं कि मछली आसानी से उसको खा सके। मैम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे आंवला, गिलोय, एलोवेरा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में? ये देसी नुस्खे हैं, जैसे हम घरों में ये चीज़ें आम यूज़ करते हैं। जितने भी आप देखोगे हेल्थ सप्लीमेंट बाजार में आते हैं तो उसमें ये चीज़ें आमतौर पे पाई जाती हैं। कहते हैं आंवला सप्लीमेंट्स लो, एलोवेरा लो, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें तो कई हज़ारों सालों से हमारी रसोई का एक हिस्सा है। तो पशुपालन में भी ये इनका बहुत कह लो लाभदायक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम इनको मछली की फीड में डालते हैं तो उनका जो विकास है वो बहुत बढ़ता है। आप देखेंगे इधर कि आप 80% तक, 85% तक जो है मछली का विकास बढ़ा सकते हो घरेलू नुस्खे अपना के। इसको कुछ ही मात्रा में हमने फीड में डालना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, जैसे 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर डालेंगे तो हमको इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दवाइयों पे खर्चा कम होगा, उसका उतने समय में हमें मछली भी ज़्यादा मिलेगी और उनकी प्रजनन शक्ति भी बढ़ती है। मतलब एक ही मछली से अगर वो 1 लाख अंडा दे रही है तो ये नुस्खे अपना के हम उसी मछली से 1.5 लाख 2 लाख अंडा ले सकते हैं। मैम इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सब चीज़ें घरों में हमारे आसानी से किचन में रहता है। हाँ जी, इसमें देखिए ये अदरक है, इसका जो हमने सुखा के पाउडर बनाया हुआ है। लहसुन का भी जो है, तुरियां हैं, इसका भी हम सुखा के इसका पाउडर बना हुआ है। ये हमारे पास है शतावरी है, अश्वगंधा की जड़ें जो आपको पता है उसको सुखा के। इसी तरह हमारे पास शतावरी या आंवला है, एलोवेरा है। इन सबको हमने सुखा के उन दिनों में सुखाना है जब नमी ना हो, तेज धूप हो, नमी ना हो। तो नमी किन दिनों में नहीं होती, वो होती है अप्रैल, मई, जून, बारिशों से पहले। तो इनको हम आसानी से छील के सुखा के इनको पीस के रख सकते हैं। तो घर की नुस्खियाँ, और जो फार्मर है जो मछली पालन करता है, इन जड़ी बूटियों को तालाब के किनारे किनारे ही उगा सकता है, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनिक भी होगा। तो उसको वहीं पे उगा के, एक्स्ट्रा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अपनी मछली की खुराक में डाल सकता है। मैम जैसे अमूमन कहा जाता है कि जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कॉलेज ऑफ फिशरीज होते हैं या वेटनरी कॉलेज होते हैं, उनका जो काम होता है कि फार्मर कम लागत में कितना ज़्यादा इनकम ले ले। निश्चित रूप से आप लोग ये जो पूरा सेटअप लगाए हैं, इससे किसानों को लाभ होगा। अगर मैम हम फीड की बात करें तो अगर ये सब चीज़ें फार्मर अपनाता है तो उसकी लागत कितनी लगभग कम हो जाएगी और कितना वो इनकम ले सकता है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जड़ी बूटियाँ जब हम यूज़ करते हैं उसमें फीड में एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसके उत्पादन है वो 40 से लेके 80% तक बढ़ जाता है। फीड की कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि वो कॉस्ट को कवर कर लेता है और हर फार्मर को कम से कम 30% ज़्यादा मुनाफा होता है। तो क्यों ना हम ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करें जिसको यूज़ करके एक तो हमारा जो प्रोड्यूस है मछली है उसकी सेहत अच्छी रह रही है, उसकी सेहत अच्छी रहेगी तो खाने वाले की सेहत भी अच्छी रहेगी और उसको मुनाफा भी ज़्यादा मिल रहा है, और इसमें कोई केमिकल नहीं है, इससे वातावरण भी ठीक रहता है, तो उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा। और मैम यहाँ पे जो एजोला और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह से काम करती हैं? ये देखिए, ये ना एक्चुअली जल बूटियाँ हैं। कोई पूछ सकता है कि आप फिशरी कॉलेज में इनको क्यों रखा हुआ है? क्योंकि फिशरीज का मतलब होता है कि पानी में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो फिशरी से ही उसका नाता है। तो ये पानी में होने वाले पौधे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और ये अजोला जो है ये एक ऐसी कह लो अद्भुत बूटी है जिसमें ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके बहुत तेज़ी से बढ़ती है।
ठीक है। और इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं आती है, सिर्फ आप कोई भी देसी खाद की यूज़ करके इसको आराम से अपने कहीं पे भी अपने बाग में, अगर आपके पास तालाब है तो उसके किनारे किनारे पिट्स बना के उसको कर सकते हो, जैसे हमने पीछे दिखाया हुआ है। इसको थोड़ी शेड की ज़रूरत होती है ताकि इसको सीधी धूप ना पड़े और इसको ज़्यादा कोहरा ना पड़े, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपने ये अज़ोला बूटी की है तो आप इसको डायरेक्टली इसी फॉर्म में हरे फॉर्म में आप मछली को दे सकते हो, बतख को दे सकते हो, मुर्गी को दे सकते हो, सूअर को दे सकते हो, गाय को, है ना, दे सकते हो एज ए सप्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें ऐसा प्रोटीन है जिसमें सारे अमाइनो एसिड होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और इसमें ऐसे भी खुराकी तत्व होते हैं जो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इसको एज सच भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सुखा लोगे, सुखा के स्टोर कर लो, मछली की खुराक में डाल दो। फिर आप देखोगे हमने इससे कंपोस्ट भी तैयार की है, इसको आप बाग में यूज़ कर सकते हो। फिर हमने इससे स्टिक्स भी तैयार की हैं, जैसे घर में हम बाग बगीचे गमले होते हैं, अगर आप बाजार में स्टिक्स देखने जाओगे ऐसी वाली तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसका करना कुछ नहीं है, आपने जो भी गमले हैं उसमें खड़ा कर देना है इसको, ये अपने आप गलती जाएगी, नीचे इसको करते रहना है। तो आपको कहीं भी स्टोरेज का गोहा ला के रखना जरूरी नहीं है, आप स्टिक्स खरीद के बना के रख सकते हैं। इसमें भी अज़ोला और डकवीट दोनों डाल के बनाई गई हैं। तो मैम ये अगर हम बात करें जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो घरों में लोग हाँ, सजावटी हाँ, के लिए, उसके उसके लिए आप घर में गमलों में, अगर आपने क्यारियों में डालना है तो उसके लिए हमने फ्लेक्स बना रखे हैं। ये फ्लेक्स हैं कि आप छिट्टा दे दो, ठीक है ना। उसमें ये दोनों बूटियां भी हैं, फार्म यार्ड मैन्योर भी है और मोलेसिस भी हैं। तो मैम जो फार्मर फिशरीज कर रहा है उसके साथ साथ ये भी करके वो ये फिशरीज का पार्ट ही है और अलग से इनकम भी जनरेट इनकम। हाँ, जैसे आपने मछली का तालाब बना रखा है और आपकी जो साइड्स पे जगह होती है उसके ऊपर आप आराम से अज़ोला कल्चर कर सकते हो। अगर आपके पास बाग है, आम का बाग है ना, किन्नू का बाग है, तो बीच में जगह खाली होती है, उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हो। मैम मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो भी अगर हम बात करें फिशरीज की, एग्रीकल्चर की, तो जो एक बैकबोन होती हैं हमारे देश की महिलाएं जिनका विशेष योगदान होता है, जी। उनकी क्या भूमिका है फिशरीज को लेके, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, और 2026 है उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं और हमारे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत आसानी से अपनाया जा सकता है, और जो हमारी महिलाएं हैं वो खेतीबाड़ी में पहले से ही अपना योगदान दे रही हैं। अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें, पोल्ट्री फार्मिंग, खेतीबाड़ी की बात करें, तो वो बहुत सारे उनका पहले से योगदान है। तो अगर हम मछली पालन की बात करें, वो ना केवल मछली उत्पादन में सहयोग कर सकती हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जैसे जिसको हम ऑर्नामेंटल फिशरीज कहते हैं, वो हम अपने घर के बैकयार्ड में बड़े आसानी से, घर की छत में आसानी से कर सकते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी अपने घर की जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो घर में रह के कोई काम करना चाहती हैं, तो वो ऑर्नामेंटल फिशरीज पे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत कम जगह की और बहुत कम लागत की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि लोग जैसे दूसरा पशु पदार्थ खाते हैं, जैसे मीट है, मटन खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं, इसी तरह वो मछली का जो है कंजम्पशन भी बढ़ाएं। तो वो तभी बढ़ सकता है, या तो वो मछली ज़्यादा खरीदेंगे या उनके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना, जो कि हम मार्केट में उपलब्ध कराएं। तो वो जो प्रोसेसिंग का काम है ना घरेलू पद्धर पे, वो हमारी महिलाएं कर सकती हैं। जैसे उससे कोई अचार तैयार करना या कोई और ऐसे पदार्थ तैयार करना जिनको हम इजीली तैयार कर सकते हैं, उनको पैकिंग कर सकते हैं और उनकी सप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। मैम इन सब चीज़ों की, या जैसे आप बताइए कि प्रोसेसिंग की, कॉलेज ऑफ फिशरीज इन सब चीज़ों की फार्मरों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, या फिर आप लोगों के साथ फार्मर जुड़ के, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो आप लोगों के साथ जुड़ के कैसे चीज़ों को सीख के और अपने क्षेत्र में कर सकते हैं? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारी कॉलेज की तरफ से हम रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो करवाते हैं, चाहे वो मछली पालन हो और चाहे वो सजावटी मछली पालन हो, झींगा पालन हो, अगर चाहे मछली से हमने कोई पदार्थ तैयार करने हैं उसके बारे में हो, या फिर जो नई तकनीकें आ रही हैं जैसे RAS है, ब्रायोफ्लॉक है, इन सब के बारे में हम जो ट्रेनिंग है अपने फार्मर्स को देते हैं। इसके लिए जो प्रोसीजर ये है कि यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म होता है, ट्रेनिंग फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो जो आदमी इसको करना चाहता है उसको भरेगा। जैसे आज मेले में भी हमने ये सारे फॉर्म्स यहाँ रखे हैं, जो भी कोई हमारे पास आ रहा है और बोल रहा है कि हमको ट्रेनिंग करनी है तो हम उसका फॉर्म भर रहे हैं। जब भी हमारे पास 20-30 फार्मर्स का एक कैटेगरी में ग्रुप बन जाता है तो हम उनको फिर कॉल करके उनका जो है स्पेशल उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, और महिलाओं के लिए ये बिल्कुल फ्री है। और पुरुषों के लिए क्या चार्ज है? उसके ये है कि अगर 3 दिन की है तो 750 रुपीज़ है, अगर 5 दिन की है तो 1000 रुपीज़ है। उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या वो यूनिवर्सिटी में ही होती है। अच्छा। लेकिन उसके लिए उनको पे करना पड़ता है, वो बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स होते हैं।
ज़्यादा रेट्स नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको फैसिलिटी पूरी देते हैं, वो रह भी यहीं सकते हैं, उनको मेस वगैरह की फैसिलिटी सारी हॉस्टल में दी जाती है। तो ये हम लोग साथ कॉलेज ऑफ फिशरीज की डीन मैम थी, जिन्होंने बहुत विस्तार से हम लोगों को बताया और हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से मैम ने समझाया कि किस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से आप फिशरीज करें, या फिर नई जो पद्धतियां आ रही हैं, या फिर अगर बात करें कि फिश फार्मिंग के साथ साथ जैसे एजोला और इन चीज़ों का उत्पादन करके अलग से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैम, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।